सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन स्टर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल। हम लोग इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है और कुछ टर्म्स जो कि इस चैप्टर में बार बार रिपीट किए गए हैं। हम पहले उसको समझ लेंगे, फिर हमको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पॉलिनोमियल कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं पॉलिनोमियल के, एंड कौन कौन से बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसको भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जितनी बुक में थ्योरी दी गई है एंड इन थ्योरी पर जो बेस्ड क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, उसको साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले हमको इस चैप्टर में आने वाले कुछ शब्द को पढ़ना है, कुछ वर्ड्स को पढ़ना है जो कि बार बार इस चैप्टर में रिपीट होते रहते हैं एंड हमको उनका मीनिंग जानना जरूरी है। तो पहला शब्द यानी पहला वर्ड है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? जो परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो यानी कि जिसमें चेंज ना आए। कांस्टेंट द सिंबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू डज नॉट चेंज। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो हम वैल्यू की बात करेंगे, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट में एग्जांपल आप देखेंगे 2 है। क्या 2 का वैल्यू चेंज होगा? क्या कहीं 2 का वैल्यू अलग होता है, दूसरे एग्जांपल में 2 का वैल्यू अलग होगा? ऐसा नहीं होता है। 2 का वैल्यू कांस्टेंट है, 2 का वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। -4 क्या है? -4 भी कांस्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होता है। 0 क्या है? 0 भी कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए कांस्टेंट के। अब दूसरा आ गया वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसमें चेंजेस हो, इसी का अपोजिट है द सिंबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज। एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू है जो वो चेंज होता रहता है, जैसे कि XYZ ETC। यानी कि अगर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा पिछले क्लासेस में 8th में 7th में, तो आपने देखा होगा कि जहां कहीं भी XYZ ये सब वैल्यू आते हैं, ये सब सिंबल आते हैं, वहां पर इनका हर क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आता है। पहले क्वेश्चन में सॉल्व किए तो एक्स का वैल्यू कोई दूसरा आ जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू कुछ दूसरा आएगा। तो इनका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इनका वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। अब हमारा तीसरा शब्द, तीसरा वर्ड जो है वो है टर्म। टर्म का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इन्हीं कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन आता है सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस, इन्हीं कॉम्बिनेशन को अगर हम प्लस और माइनस से दूसरे लोगों से सेपरेट कर दें, सेपरेट कर दें, अलग कर दें, तो जो कुछ भी हमारा वो बनेगा, जो सेपरेट हुआ हमें मिलेगा, वो होगा हमारा टर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं इतना। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि इसमें बताइए कितने टर्म्स हैं, कौन सा कोफिशिएंट है, कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है, तो ऐसे पूछा जाएगा, डेफिनेशन नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर जो हमारा टर्म है, एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? 2x-3। 2x-3 में 2 क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल। इनका क्या हो गया? कॉम्बिनेशन बन गया, इनका कॉम्बिनेशन बन गया। और ये प्लस या माइनस में से अलग होना था, ये माइनस से अलग हो गया है। तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर कितने टर्म्स हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें नॉर्मली एक टर्म दिखाई दे रहा है जो कि 2x है, लेकिन यहाँ पर 2 टर्म्स है। ये जो हमारा 3 भी है ये भी टर्म ही है, लेकिन कैसे? 3 में तो कोई वेरिएबल आया ही नहीं है, तो ये टर्म कैसे हो गया? अगर आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है तो आप जानते होंगे, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 कर दे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे a हो, चाहे b हो, कुछ भी हो, अगर किसी वेरिएबल के पावर में 0 कर दें तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 3x पावर 0। तो ये भी हो गया हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट। तो इसलिए यहाँ पर हमारे 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स आप कैसे जानेंगे? क्योंकि ये प्लस या माइनस के थ्रू सेपरेटेड है, अलग किए गए हैं, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हो। अब इसके बाद फोर्थ वर्ड है हमारा कोफिशिएंट। ये काफी क्वेश्चंस में बोला गया है कि इस टर्म का कोफिशिएंट बताइए, तो आपको जानना होगा कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट द कांस्टेंट टर्म बाय व्हिच वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड। एक ऐसा कांस्टेंट जिससे वेरिएबल मल्टीप्लाई किया गया, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे कि एग्जांपल में ले लें 3x स्क्वायर।
56x etc। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन में पूछेगा, बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। मैंने बताया कोफिशिएंट क्या होता है, जिस भी कांस्टेंट टर्म से जो वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो उसी कांस्टेंट को उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर अगर आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप देखेंगे पहले कि एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है। एक्स स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब यहाँ पर 3 का कोफिशिएंट है। अगर आपसे पूछा जाए एक्स का बताइए यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स किससे मल्टीप्लाइड है, 56 से। तो आप यहाँ पर आंसर करेंगे 56 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत ही रिपीट होते हुए मिलेंगे एंड अब हम लोगों ने इन सबका मीनिंग जान लिया है। अब हम लोगों ने बेसिक शब्द को सीख लिया है, बेसिक वर्ड्स को सीख लिया है, तो बात कर लेते हैं अपने चैप्टर के टॉपिक को जो कि है पॉलिनोमियल। हमें सबसे पहले जानना है कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। ये है हमारे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन एंड आपको इसको देख के डरना नहीं है क्योंकि इसका मीनिंग बहुत ही सरल होने वाला है। जितना आपको ये दिख रहा है इसका उतना बहुत कॉम्प्लेक्स मीनिंग नहीं है। आपको बोला गया है एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म a0 प्लस a1x plus a2x square dot 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 a n x power n where a0 a1 a2 etc real number, a n is equal not to 0 and n is non-negative integer is called as polynomial। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। पहले तुमको जान लेना है कि जो a0 है, a1 है, a2 है, डॉट 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 ए एन जो है ये क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में से 0 को छोड़ करके, बट नॉट इक्वल टू 0। रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये आ गई। उसके बाद एंड n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ जो पावर में n लगा है ये क्या है, नॉन नेगेटिव, n इज इक्वल्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर के कई ऐसे टर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर मिल गया आपको रियल नंबर, नेगेटिव इंटीजर। तो ये सब चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है। आप वीडियो मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं जिसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन मिलेगा। तो यहाँ पर जो मीनिंग है, a0 जो है, a2 है, a3 है, डॉट डॉट an जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं। और जो हमारा n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव आएंगे और 0 आएगा। मैंने बताया था एग्जांपल में x पावर 0 भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर केवल नेगेटिव नहीं होने चाहिए, 0 हो सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि पॉलिनोमियल है, जैसे कि 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x पावर 9। तो आप देखेंगे इसमें जो मैंने a1 या फिर a0, a1, a2 का वैल्यू लिया है वो क्या है, रियल नंबर है। 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, 7 भी रियल नंबर है और 0 के इक्वल भी नहीं है। तो ये हो गया हमारे a1, a2, a3 का वैल्यू। उसके बाद जो आप देख रहे हैं वेरिएबल मैंने लिया है x, इसका पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं है। अगर ये नेगेटिव इंटीजर हो गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, अगर मैंने इसको लिख दिया 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x पावर माइनस 9, अगर मैंने इसको पावर में माइनस 9 ला दिया, नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो ये पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर में माइनस नेगेटिव आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया। तो आपको यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो यहाँ पर जो a0, a1, a2 इनका वैल्यू है वो रियल नंबर होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर हो गया तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 के ही इक्वल आता है। तो यहाँ पर ये 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो n है, यहाँ पावर में आपको जो n देखने को मिल रहा है
ये क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, एक ऐसा इंटीजर जो कि नेगेटिव ना हो, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं दो कंडीशंस को लेकर के आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है, उसी को बोला जाता है पॉलिनोमियल। अगर आपको इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं लिखना है तो आप बोल सकते हैं अ चेन ऑफ टर्म्स, मतलब कि जो मैंने भी आपको टर्म बताया था उन्हीं का चेन, उन्हीं का समूह जब हम बना लेते हैं तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि वहां पर जो हमारा वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल का पावर नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप बस बोले ए चेन ऑफ टर्म्स तो वो डेफिनेशन गलत हो जाएगी, लेकिन मोस्टली सिंपली हम लोग यही पढ़ते हैं चेन ऑफ टर्म। तो चेन ऑफ टर्म में वेरिएबल का पावर तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर n है उसका वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और कोई इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल को उनके टाइप्स में डिवाइड करेंगे। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो दो तरीके से क्लासीफाई हो सकता है। पहला है on the basis of टर्म। टर्म क्या होता है मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि आप मुझे पता था कि ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये चैप्टर में बार बार रिपीट होने वाले हैं। ये हो गया पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, या फिर जिसे आप पावर भी कह सकते हैं। हमको पहला क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा करना है पावर या फिर डिग्री के बेसिस पर। तो पहले हम देखने वाले हैं जो टर्म के बेसिस पर हमारा क्लासिफिकेशन होगा, पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिग्री की बात करेंगे। पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन टर्म्स के बेसिस पर है उसमें हम पॉलिनोमियल को इसको हम एक साइड लिख लेते हैं जिससे हम दोनों ही इस स्लाइड पर डिस्कस कर सके। पहला जो हमारा पॉलिनोमियल हो गया, अगर हम इसको टर्म के बेसिस पर डिवाइड करें तो ये थ्री टाइप्स की हो जाती हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब इनके टाइप्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मोनोमियल, इसमें जो मोनो वर्ड आया है, मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर वन। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म हो, जिस पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। मतलब कि आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, एक ही जिसमें टर्म आए, जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म आए उसको बोलते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 9x, इसमें केवल एक ही टर्म है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं -2x⁵। यहाँ पर आप देखेंगे रियल नंबर ही है, यहाँ पर जो मैंने कांस्टेंट लिया है ये रियल नंबर है, लेकिन पावर नेगेटिव नहीं है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर आप देखें 3, ये भी हमारा एक मोनोमियल है। मैंने बताया था पहले ही, जो कोफिशिएंट है उसने बताया था आपको कि जो पावर है वो यहाँ पर इसको x⁻0 लिख सकते हैं, तो इसे हम डायरेक्टली 3 लिखें या फिर 3x⁻0, वो सेम ही हो जाएगा। पहला हमारा हो गया मोनोमियल। दूसरे की बात कर लेते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में जो बाई वर्ड है उसका मतलब होता है टू। जिस पॉलिनोमियल में टू टर्म्स हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म, पॉलिनोमियल विथ टू टर्म या फिर हैविंग टू टर्म कह सकते हैं, विथ टू टर्म्स। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 5x-4 and 3x³ minus 2/3 x²
तो ये हमारे कुछ बाइनोमियल के एग्जाम्पल हो गए, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टर्म्स हैं ये प्लस या फिर माइनस के द्वारा सेपरेट किए गए हैं, प्लस या फिर माइनस के द्वारा सेपरेट किए गए हैं, एंड इसमें केवल और केवल 2 टर्म्स है। तो ये हमारा बाइनोमियल का हो गया। अब जो हमारा थर्ड है वो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। ये हमारा 3 टर्म्स हो गया। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। 3x³ माइनस 5/2 x प्लस 3। यहाँ पर आप देखेंगे पहला टर्म हो गया 3x², दूसरा हो गया माइनस 5/2x और तीसरा हो गया 2। तो ये हो गए हमारा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हैं, इसका मतलब ये हो गया ट्राइनोमियल। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन हो गया जो कि बेसिस पे था। कौन से बेसिस पे? टर्म के बेसिस पर। यहाँ पर ये किसके बेसिस पे था? टर्म के बेसिस पर। ये आपको ध्यान रखना है, टर्म के बेसिस पर। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल को हम लोग डिग्री की बेसिस पर डिवाइड करने वाले हैं। अब आपको पता नहीं होगा कि डिग्री क्या होती है, तो आप जान लीजिए डिग्री का मतलब है किसी भी एक पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। अगर मैं किसी इन्हीं एग्जांपल को लूं और इसमें पूछूं कि बताइए यहाँ पर इसमें ले लेते हैं क्योंकि इसमें एक ही टर्म ही है तो उसी का हाईएस्ट पावर आ जाएगा। अगर मैं बोलूं इसमें आप बताइए कि जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है, तो आप बोलेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है इसका हाईएस्ट पावर 1 है। दूसरे वाले टर्म में तो वेरिएबल है ही नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है तो आप बोलेंगे 3। जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जितना भी होगा उसको बोलेंगे डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला टाइप हो गया हमारा लीनियर। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है। तीसरा आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आप पॉलिनोमियल ऐड कर लीजिएगा, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया क्यूबिक, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 होता है, उसमें कितने भी टर्म्स हो, टर्म से मतलब नहीं है। अब हम किसके बेसिस पर कर रहे हैं क्लासिफिकेशन? डिग्री। तो अगर हम डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमको टर्म से कोई मतलब नहीं है। कितने भी टर्म्स आ जाए, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो होगा लीनियर। कितने भी टर्म्स आ जाए अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो होगा क्वाड्रेटिक। कितने भी टर्म्स आ जाए अगर हाईएस्ट पावर 3 होगा तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। तो ये हो गया हमारा डिग्री के बेसिस पर। अब हम जरा इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1। अगर मैं यही लिखती पॉलिनोमियल विथ हाईएस्ट पावर 1 तो भी इसका मतलब यही होता, हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है, तो मैंने डायरेक्टली डिग्री लिखा। दूसरा हो गया पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, दूसरे में डिग्री जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो होता है वो 2 होता है। तीसरा क्या हो गया? पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3। हमको बस यही ध्यान रखना है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 हो गया तो वो हो जाएगा लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक, एंड हाईएस्ट पावर 3 हो गया तो क्यूबिक। एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 5। अगर मैं बोलूं ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो आप बोलेंगे ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर x का जो पावर है वो 1 है। अगर वेरिएबल के पावर में कुछ भी नहीं लिखा है तो आप समझ जाइए वेरिएबल का पावर 1 है। तो ये यहाँ पर ये जो हमारा 2x प्लस 5 है ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3x माइनस 5/3। यहाँ पर हम x के पावर में 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, ऐसे आप ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम इसी को बोले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, आप इसको क्लासिफाई करिए
टर्म के बेसिस पर आप बोलेंगे ये क्या है, बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें दो टर्म है, ये भी बाइनोमियल है। लेकिन हम अगर डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमको टर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, केवल और केवल हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री से मतलब होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स। अगर हम बात करें हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमको हाईएस्ट पावर लाना है 2, 3/6 एक्स स्क्वायर माइनस √3 एक्स प्लस 0 या फिर 10। ये एग्जांपल आप देखिए, इसमें x यानी कि वेरिएबल दो जगह हैं, लेकिन आप इन वेरिएबल में देखें तो x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 1 है। हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 वाला। जब हाईएस्ट पावर 2 आ गया तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अगर हम क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक एग्जांपल में 9/√3 एक्स क्यूब, आप x ही नहीं y का भी, a का भी, किसी भी वेरिएबल का एग्जांपल ले सकते हैं। मैं कॉमनली x का यूज कर रही हूँ, प्लस √3 एक्स स्क्वायर। अगर आप इस एग्जांपल में देखें कितने टर्म्स है, हमसे उससे मतलब ही नहीं है हमको, क्योंकि इसको डिग्री के बेसिस पर क्लासिफाई करना है। देखेंगे दो जगह वेरिएबल है, इसको कितना पावर है, 2 है, इसका पावर है 3। 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 3 है। हाईएस्ट पावर 3 आ गया तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। पहला कौन सा क्लासिफिकेशन का बेसिस था, टर्म। दूसरा बेसिस क्या था, डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर। यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट पावर, नॉट पावर, क्योंकि हम हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट पावर। हम लोगों ने पहला क्या देखा कि पॉलिनोमियल के टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल 3 टाइप्स का होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एंड पॉलिनोमियल अगर हम बात करें डिग्री के बेसिस पर भी तो 3 टाइप्स का होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब इसी पर हमको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें हमसे पूछेगा बताइए टर्म के बेसिस पर इस पॉलिनोमियल को आप कौन से टाइप का बताएंगे, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, जितने टर्म्स होंगे आप उसे बता सकते हैं। अब हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि इसी पर बेस्ड है। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि टाइप्स क्या, कैसे कैसे आप क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब आपको इसमें क्लासिफाई करना है कि टर्म के बेसिस पर ये कौन से टाइप्स हैं एंड डिग्री के बेसिस पर ये कौन से टाइप्स हैं। जो डिग्री के बेसिस पर है, ये सब जो क्वेश्चंस है मैंने आपको एनसीईआरटी से पुट किया है। एंड जो टर्म के बेसिस पर है ये मैंने खुद से ही पुट किया है, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस मेंशन नहीं थे जिसमें टर्म के बेसिस पर पूछा गया हो। तो पहले हम बात कर लेते हैं टर्म के बेसिस पर। इसमें हमारा जो पहला एग्जांपल है, इसमें बोला गया है 9x² + 35 + x। आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे टर्म्स हैं वो क्या आ गए, पहला तो 9x², दूसरा 35 एंड तीसरा है x, और ये सेपरेटेड किससे हैं, प्लस के साइन से। तो ये क्या हो गया, टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3। तो अगर 3 टर्म्स होते हैं तो क्या होता है, ट्राइनोमियल। तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। दूसरा आपको देखेंगे यहाँ पर 3/√2 x पावर 5 + 2। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो पॉलिनोमियल है ये टर्म के बेसिस पर कौन सा टाइप है, तो आपको बताना है। इसमें हम पहला देखेंगे टर्म क्या है, 3/√2x, ये पहला टर्म आ गया। दूसरा कैसे 2 हो गया, इनके बीच में क्या कौन सा साइन लगा है, प्लस का लग गया, माइनस का। ये हमारे इनमें कौन कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स आ गए। 2 टर्म्स आए तो ये बाइनोमियल हो गया। अब थर्ड वाला आपको बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। एंड ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा अपने दिमाग का यूज करना है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसमें तो एक ही टर्म है, इसमें तो एक ही टर्म है, लेकिन हमसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। लेकिन अगर हमको टाइप देखना है तो हमको पहले जानना भी तो होगा पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं रहा तो टाइप कहाँ का। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर पावर है, यहाँ पर डिग्री जो है वो नेगेटिव में है, और मैंने बताया था जो n है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नेगेटिव में आ गया तो ये बोल देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे
एनसीईआरटी में भी, जिसमें हमसे पूछा तो टाइप से, लेकिन उसमें एक एक ऐसे एग्जांपल दे दिए जो टाइप ही पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो टाइप कहाँ से होगा। एंड अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें हमसे पूछा गया है 36y² प्लस 4/3y प्लस 4y², ये कौन सा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। इसको हमें ध्यान से देखना है एंड आपको आंसर देना है कि ये कौन सा टाइप है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। अगर हम इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी y² है, यहाँ पर भी y² है, और हम लोग जानते हैं जब वेरिएबल टर्म सेम होता है तो हम पावर को, अगर पावर हमारा सेम है, वेरिएबल सेम है, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 36y² प्लस 4y² करेंगे तो हो जाएगा ये 40y² माइनस 4/3y। अब इसमें कितने टर्म्स बचे, 2। पहले देखने को कितने मिले थे, 2, लेकिन अब 3 मिल रहे थे। पहले हम अगर नॉर्मली देखते तो हमको लगता है इसमें 3 टर्म है, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेंगे 2 टर्म्स। एंड आपको यहाँ पर इसको बाइनोमियल बताना है, ना कि ट्राइनोमियल। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे जिसे आपको सिंप्लीफाई करने को मिलेगा। एंड अगर एनसीईआरटी में नहीं भी मिले तो आपको आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा के बुक में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड आपके एग्जाम्स में भी ऐसे आ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 69t। यहाँ पे वेरिएबल t है, कांस्टेंट टर्म 69 है, इनको मिला करके केवल एक टर्म बना है। एक टर्म बन गया तो क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। सिंपल सा है, मोनोमियल। अब उसके बाद हमारा लास्ट एग्जाम्पल है 5/7 x पावर 4 माइनस 2/3 x पावर 3 प्लस 25। इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि 3 टर्म्स है, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला एग्जांपल है x पावर 2 प्लस x। इसमें हाईएस्ट पावर जो होगा उसी के बेसिस पर लिखेंगे। यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 है। 1 और 2 में से ज्यादा कौन सा है, 2। 2 अगर होता है हाईएस्ट पावर, एंड अगर डिग्री 2 हो गई तो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हमसे पूछा गया है यहाँ पर डिग्री के बेसिस पर कौन सा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। 1 और 3 में से ज्यादा कौन है, 3। 3 है तो क्या होगा, क्यूबिक हो गया। ये सब बहुत ही इजी है टाइप्स। आपको यहाँ पर आप देखेंगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पर 2 दिया है। 1 और 2 में से ज्यादा कौन सा है, 2, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्वाड्रेटिक। उसके बाद 1 प्लस एक्स और कोई वेरिएबल यहाँ पर दिया ही नहीं है, नॉर्मली एक्स 1 है इसके पावर में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लीनियर। 3t, t हमारा यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आप डिग्री की बेसिस पर पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है डिग्री वेरिएबल का होना चाहिए, ना कि कांस्टेंट टर्म का। अगर यहाँ पर 3/3 होता तो आपको ऐसा नहीं करना है कि क्यूबिक लिख देना है, कांस्टेंट टर्म का कितना भी पावर हो जाए, लेकिन हमको मतलब वेरिएबल के पावर से होता है, कांस्टेंट के टर्म से नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीनियर, क्योंकि t के पावर में 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। आर स्क्वायर डायरेक्टली दिया है, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्वाड्रेटिक। 7x³ x के पावर में हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ये हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स थे, और जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसमें पूछा गया कोफिशिएंट क्या है, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया, एंड आप अब उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको एक और टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल का कौन सा वैल्यू रखें कि उसका वैल्यू, उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, उसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि px, पॉलिनोमियल को हम लोग px से डिनोट करते हैं, एंड यहाँ पर x तभी यूज होगा जब वेरिएबल टर्म x होगा, मतलब कि पॉलिनोमियल के अंदर अगर वेरिएबल x है तो x यूज होगा, एंड अगर यहाँ पर f होता तो हम यहाँ पर भी f करते, लेकिन हम मोस्टली x ही यूज करते हैं। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है, अगर हम उसका कोई वैल्यू ऐसा रखें
जिससे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए तो उसी वैल्यू को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर अगर हम देखें एक एग्जांपल, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अगर हम पूछे ये डिग्री के बेसिस पर कौन सा पॉलिनोमियल है तो आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक, एंड टर्म के बेसिस पर तो बाइनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हम यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखें कि जो हमारा ये पॉलिनोमियल सॉल्व करने पर 0 आ जाए। यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं लगाना है, कोई भी आपको रट्टा नहीं मारना है, कोई भी रूल नहीं लगाना है, आपको बस अपने मन से यहाँ पर x का वैल्यू रखना है। आप पहले 1 रख के चेक करिए। अगर हम यहाँ पर p1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस 2 हो जाएगा। 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आ गया। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 तो हुआ ही नहीं, तो ये जीरोस नहीं है। अगर अब हम इसी जगह p x की जगह 2 रखें, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, दैट इज 4 माइनस 4। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 आया। क्या रखने पर 0 आया, 2 रखने पर 0 आया। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर 2 होने वाला है, ये जो हमारा 2 है ये क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो आपको बुक में बोलेगा कि इस पॉलिनोमियल का 0 बताइए, या फिर बोल सकता है जो px हमारा हम एग्जांपल लिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहला तो बोलेगा 0 बताइए। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं बता रही हूँ कि 0 बताने के लिए बोलेगा, जीरो कौन कौन सी हो सकती है वो बताने के लिए बोलेगा। दूसरा क्या करना है, दूसरा यहाँ पर आपसे बोल देगा x का वैल्यू हम 7 दे रहे हैं अपनी तरफ से, बुक वाला क्वेश्चन में ही देगा x का वैल्यू 7 दे दिया हमने। अब तुम इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताओ। हमें कुछ नहीं करना है, बस x की जगह 7 पुट कर देना है और आपको वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर लिख देना है p7 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 7 था 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 4 गया तो आ जाएगा 5, 4 में से 1 गया तो आ गया 3। एक तो हमें जीरोस निकालना होगा, एक तो हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना होगा, और आपको यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू गिवन होगा। ये दो टाइप्स हैं जिसमें से इस टॉपिक पर क्वेश्चन बन सकता है। अब हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम इसकी मदद से एक टॉपिक को सीखेंगे जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पर बोला गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। आपने छोटी क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन पढ़ा होगा, अगर आपको नहीं आता तो इस वीडियो में आपको आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा वही आपको बताना है। हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको करेंगे x माइनस 1 से डिवाइड। आई होप आपको डिवीजन आता होगा, अगर नहीं भी आता फिर भी आप सीख जाएंगे। यहाँ पर हमको देखना है कि पावर यहाँ पर कितना लाना है हमको 4, यहाँ पर कितना है 1। पावर 1 में कितने से मल्टीप्लाई करें, x पावर 1 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 4 आ जाएगा। करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई x पावर 3 से, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाता है, 3 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। अब हमको करना है सब्ट्रैक्शन, जैसे कि हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस लगेगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों प्लस प्लस में आ गए तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब हमको x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए, x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए, x से 2x लाना है पहले से 2 से करेंगे, उसके बाद x पावर 1 से x पावर 3 लाना है तो हम करेंगे x पावर 2 से, क्योंकि x पावर 2 और x पावर 1 मिलकर बनाएंगे x पावर 3। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को जब आप x
पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x पावर 2 था, x पावर 1 आ गया, x पावर 3 हो जाएगा। माइनस ये -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2x²। फिर से साइन चेंज करेंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस है, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हो गया। उसके बाद हम उतारेंगे x को +1 को। यहाँ पर हमको x +1 लाना है, कितने से लाना है? x -1 से। x +1 लाना है x -1 से। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या करेंगे? x जब है दोनों में कॉमन तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का ही टेबल बार पढ़ेंगे। 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? x -1। फिर से साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। x और -x कैंसल आउट हो जाएंगे, +1 क्या हो जाएंगे? +2। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 2। लेकिन ये रिमाइंडर मुझे इतना सॉल्व करने के बाद मिला। अगर हमें इसे शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो उसी के लिए बनी है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहा जाता है कि अगर ये फैक्टर है, अगर x -1 से हमें डिवाइड करने को कह रहा है तो हम इसका इक्वल टू 0 मान लेंगे। पहली बात तो यहाँ पर हम जो फैक्टर होता है उसको मानते हैं GF। हमारा जो GF है वो x -1 हो गया। x -1 का वैल्यू 0 है क्योंकि हम उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो हम पहले वैल्यू 0 ही लेट करेंगे। यहाँ पर x इधर करेंगे, ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। x का वैल्यू 1 आ गया। अब इस पॉलिनोमियल, यहाँ पर gx होगा नॉट gf, क्योंकि यहाँ पर x है। यहाँ पर px में px क्या है? x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब -2x² प्लस x प्लस 1। इसमें हमें x का वैल्यू रख देना है, जितना भी वैल्यू आ गया वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। यही है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हमें x का वैल्यू पहले फाइंड करना होता है, फिर उस पॉलिनोमियल में रखना होता है। x का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 3 -2 1 पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। ये 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, -2 इंटू 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 आएगा, -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, +1 प्लस 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। 2 -2 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ गया? 2। 1 प्लस 2 1 -2 कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर बच जाएगा 2। यही रिमाइंडर हम इतना डिवीजन करने के बाद ला रहे हैं, और अगर हम इसे थोड़ा सा दिमाग लगाएं और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके नॉर्मली भी ला सकते हैं। जिनको ये वाला डिवीजन मेथड नहीं आता है वो इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे सीख के रखना है जिससे आप दोनों वे से इसको सॉल्व कर सकें। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। बोला गया है कि यहाँ पर हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। अगर इस पॉलिनोमियल को x -1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि बोला गया है यहाँ पर ये x -1 इसका फैक्टर है। फैक्टर जब हम किसी को बोलते हैं तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि उस नंबर से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो रिमाइंडर हम इसको 0 लेकर के चलेंगे और हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको करने के लिए पहले हम gx मतलब क्या हमारा फैक्टर ले लेंगे, gx इज इक्वल टू x -1। जब gx हमारा क्या है? gx हमारा 0 के इक्वल है, हम उसको 0 के इक्वल लेट करते हैं x -1, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 1 आ जाएगा। पहला हमें x का वैल्यू मिल गया। अब हमको पता है ये जो px यानी कि जो पॉलिनोमियल है हम उसको लेट कर लेते हैं px दैट इज 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस k। ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल जिसे हम लोगों ने px से डिनोट किया है। ये हमारा
जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं मतलब कि x का वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं तो ये जीरो होना चाहिए क्योंकि ये फैक्टर है। तो यहाँ पर जीरो इज इक्वल टू क्या करेंगे, 4x की जगह क्या कर रखेंगे, 1, 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस के। अब हमको लेट करना है, इधर जीरो राइट कर देना है। 1 का पावर में 3 करेंगे फिर भी 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1 का पावर 2 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 आ जाएगा प्लस 4 1 जा 4 प्लस के। 0 इज इक्वल्स टू 7 7 4 11 11 प्लस के। अब हमको 11 का वैल्यू फाइंड करना है तो 11 के का वैल्यू फाइंड करना है तो कोई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -11। इधर प्लस था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब हमको देखना है यहाँ पर अगर हम k का वैल्यू 11 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है कि नहीं, अब हमको ये चेक कर लेना है। अब हम यहाँ पर x का वैल्यू यूज करेंगे, k का वैल्यू यूज करेंगे और देखेंगे यहाँ पर रखने पर ये 0 आता है कि नहीं, 0 आता है कि नहीं देख लेते हैं फटाफट से। 4 1 का क्यूब क्योंकि x क्यूब है प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 11। के का वैल्यू हम लोगों ने 11 पुट किया एंड एक्स का वैल्यू हम लोगों ने 1 पुट किया। ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 11। 4 4 8 8 और 3 कितना होता है 11 होता है। 11 माइनस 11 0 आ गया कि नहीं, 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या है हमारा फैक्टर है। तो हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया साथ में। जिस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हुए साथ में चल रहे हैं, आई होप कि आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एंड अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगला वीडियो हम उसी एक्सरसाइज पर बनाएंगे जिसको आपने सॉल्व नहीं कर पाया है। अब हमको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है जो कि है फैक्टराइजेशन। एंड इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको इसको एकदम केयरफुली पढ़ना है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आइजेशन वर्ड यूज हुआ है, लास्ट में आप देखेंगे तो आया है यहाँ पर आइजेशन। जहां कहीं भी आइजेशन लग जाए उसका मतलब यहाँ पे किसी प्रोसेस की बात हो रही है। एंड इसके पहले क्या है फैक्टराइजेशन, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई नंबर 6 है, इसको हम लोग अगर उसके फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे जैसे कि 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर है। इन फैक्टर को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 6 आएगा। अगर हम इसी 6 को 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या है, फैक्टर फॉर्म है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो आपको यहाँ पर इतने सिंपल फैक्टराइजेशन नहीं करने हैं, आपको कुछ इस प्रकार के गिवन पॉलिनोमियल है उनको फैक्टराइज करना है। मतलब इनको अपने फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। आपको बताना है कि क्या मल्टीप्लाई करने पर ये चीज आएगी। तो इसे करने से पहले हमको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको जान लेना है कि जो फैक्टराइजेशन है आपके एनसीईआरटी में 2 टाइप से गिवन है। एक तो इस टाइप से जिसके लिए कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं होता, और नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में आप देखेंगे ढेर सारी आइडेंटिटीज गिवन है, ढेर सारे फॉर्मूला गिवन है जिस पर बेस्ड आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन देखने को मिलेगा। तो पहले हम इस वाले टाइप को पढ़ेंगे जिसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। ऐसे फैक्टराइजेशन को करने के लिए हमको पहले फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को ले लेना है। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट इसको ए लेट कर लेना है। बस मैं ऐसे रफ बता रही हूँ, अभी जो लिखना होगा मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, आपको लेट करने जिस समझ में आ जाए इसलिए मैं लेट कर रही हूँ। उसके बाद जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है इसको सी लेट कर लेना है एंड जो बीच वाला मिडिल पार्ट है इसके कांस्टेंट टर्म को आपको बी लेट कर लेना है। आपको पहला स्टेप इसमें करना क्या है, पहला स्टेप क्या करना है, ए इंटू सी, ए और सी का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 12। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है जो बी वाला पार्ट है ये क्या है -7, और -7 सी वाले पार्ट के पहले क्या लगा है प्लस का साइन। तो हमें -7 को दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर देना है, -7 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक कर देना है जिनको जोड़ने पर -7 आए,
जोड़ने पर क्यों आए, घटाने पर भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन लगा है। जब यहाँ पर प्लस का साइन लगा रहेगा तो यहाँ पर जोड़ने पर आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो यहाँ घटाने पर आना चाहिए। तो आपको स्टेप सेकंड में क्या करना है, इस -7 को ऐसे टू पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है, ऐसे टू पार्ट्स में ब्रेक कर देना है जिनको जोड़ने पर -7 आए एंड जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं 3 इंटू 4 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा एंड 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस में है तो माइनस लगा देंगे हम साथ में, इसको बोल देंगे -3 एंड -4। अगर हम इन दोनों को सम करें तो ये आ जाएगा -7। अगर हम इसका प्रोडक्ट करें तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे प्लस, 3 इंटू 4 दैट इज 12। तो हमें मल्टीप्लाई करने पर ये वाला मिल गया, यही हमें चाहिए था, एंड ऐड करने पर हमें ये वाला मिल गया, ये हमें चाहिए था। तो आपको ऐसा ही नंबर ढूंढना है एंड इसको ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं है। तो आपको देख लेना है इन दोनों नंबर्स को जिसके थ्रू आपने इनको ऐड करने पर 7 लाया और मल्टीप्लाई करने पर 12 लाया। अब आपको लिखना क्या है, अभी तक तो मैंने आपको ट्रिक वाला बताया कौन कौन से स्टेप लेने हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अब आपको उसको सॉल्व करने के लिए पहले तो पहला वाला टर्म वैसे उतार लेना है, 12x² वैसे उतार लेना है एंड आपको दूसरे वाले टर्म को इसी के फॉर्म में लिख देना है, स्प्लिट वाले फॉर्म में लिख देना है, -3x -4x आपको ऐसे लिख देना है, +1 ये वाला टर्म भी वैसे ही उतार देना है। अब आपको इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से कॉमन चीजों को ले लेना है। अब कॉमन लेने का जो प्रोसेस है ये थोड़ा हार्ड है, इसको सीखने के लिए हम एक सिंपल मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर हम 12x² ले लेते हैं पहले। 12x² को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हम लोगों ने इसके फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया एंड हम इसको लेना है 3x। 3x को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स। अब आपको लेना है चीजें कॉमन, कौन कौन सी चीजें कॉमन है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। 3 कॉमन है दोनों में, ले लिए इसको कॉमन, x कॉमन है दोनों में, x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 3x कॉमन हो गया, यहाँ पर 3x कॉमन हो गया। अब 3x कॉमन ले लिए, ब्रैकेट लगाएंगे। अब पहले वाले टर्म में देखेंगे 3x को छोड़कर क्या बचा, 4x, तो यहाँ पर हमको 4x लिख लेना, जो कुछ भी बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एंड माइनस का साइन इसी प्रकार से उतार देना है। उसके बाद ये जो 3x है यहाँ पर देखना है क्या बचा, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, 1 हमको ऐसे उतार देना है। अब आप जब इतना कर लेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको ये जो बचा वाला टर्म है इसमें से कोई ऐसी चीज कॉमन लेनी है जिसको कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट आएगा ये इसके बराबर हो जाए। अगर हम इसको बराबर करना चाहें तो ये प्लस से माइनस से इसको प्लस लाना पड़ेगा एंड इसको प्लस से माइनस में लाना पड़ेगा। तो जब हमको कहीं भी साइन चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर -1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे -1 कॉमन, तो ये हो जाएगा -4x से 4x में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये +1 से -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो हमारा ब्रैकेट है और ये जो हमारा ब्रैकेट है ये सेम हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को एक जगह लिख रहे हैं 4x -1। अब जो बची कुछ चीजें हैं जैसे कि 3x यहाँ पर बच गया, -1 यहाँ पर बच गया, इनको एक साथ लिख लेंगे। अब ये हमारा इसका फैक्टर के फॉर्म में आ गया और ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये फैक्टराइजेशन सही हुआ है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे ये आता है कि नहीं। 4x का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12x²। 4x का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4x। -1 का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, -3x आएगा। -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा और ये आ जाएगा 12x² -4x -3x क्या हो जाएगा, -7x +1। ये चीजें आपको करना नहीं है सोल्यूशन में, ये केवल और केवल चेक करने के लिए है कि आपका जो फैक्टराइजेशन है वो सही है कि नहीं। तो ये हमारा एक नॉर्मल फैक्टराइजेशन था जिसको हम लोगों ने किसी भी बिना ट्रिक के यूज की करा एंड अब जो हमारा फैक्टराइजेशन है वो आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। अभी तक हम लोगों ने जो फैक्टराइजेशन पढ़ा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। लेकिन यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में ऐसे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया गया है, मतलब कि हाईएस्ट पावर जो कि डिग्री है वो 3 है। तो ऐसे फैक्टराइजेशन को करने के लिए हमें थोड़ा
डिवीजन यूज करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा, जिससे अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। पहले तो हमको इस पॉलिनोमियल को पी एक्स लेट कर लेना है, पी एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब आपको एक वैल्यू फाइंड करना है x का, जिसको पुट करने पर ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कि जीरोस फाइंड करना है, अपने मन से फाइंड करना है, कोई भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई वैल्यू 1 ले लें, अगर हम भी यहाँ पर ट्राई ही कर रहे हैं, कोई यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि 1 से ही हो जाए। 1 का क्यूब कर देंगे -2, 1 का स्क्वायर कर देंगे -1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -1 प्लस 2। अब आप देखेंगे ये +1, ये -1 कैंसिल, ये -2, ये +2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 0। ये मैंने अपने मन से पुट किया, क्योंकि पहला हम लोग मोस्टली 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो x का वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा, 1 रखा, x का वैल्यू हम लोगों ने 1 रखा, तो हमारा जो x माइनस 1 होगा ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, मतलब कि हमारा ये वाला पॉलिनोमियल जो है इससे डिविजिबल होगा। आपको सेम प्रोसेस करना है, पहले कोई वैल्यू पुट करना है, फिर उसको दिखा देना है x इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू जितना भी हो, मैंने 1 लिया था तो मैंने 1 दिखा दिया। अब इधर 1 को x की साइड ला लेना है और इधर 0 दिखा देना है, मतलब कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो x माइनस 1 ये आ गया ना, ये इसका फैक्टर हो गया, ये इसका फैक्टर हो गया। अब फैक्टर आ गया तो आपको कर देना है डिवीजन, क्योंकि हमको डिवीजन करना था, मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज होगा। यहाँ आपको कर देना है डिवीजन, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब इसमें आपको डिवीजन करना है इसी x माइनस 1 से। मैंने आपको बता रखा है कि डिवीजन कैसे किया जाता है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पर 3। अब 1 से 3 लाने में हमको x पावर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर बार लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन चेंज करेंगे, ये हो गया, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट और ऐड करना आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो मैंने इस पे भी वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस एक्स को यहाँ पर क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब आपको यहाँ पर x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। पहली बात तो यहाँ प्लस है और हमको माइनस लाना है, तो हमको माइनस लेके जाना होगा। उसके बाद x पावर 1 से x पावर 2 लाने के लिए हमको x का मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये माइनस एक्स माइनस 1 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स, साइन चेंज करेंगे, ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा -2x प्लस 2, ये प्लस 2 हम लोगों ने यहाँ से उतार लिया। अब हमको x से -2x लाना है, x से -2x लाना है, तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे एंड 2 उतार देंगे, क्योंकि हमें -2x लाना है, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 2। अब साइन चेंज करेंगे, सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको अगर हम इतने से मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता होगा डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट, मतलब कि जिस चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और जितना हमारा कोशिएंट आता है इसके मल्टीप्लिकेशन से। ये हमारा हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था एंड ये छोटी क्लास में हम लोगों ने देखा है कि अगर हम डिवाइजर का मल्टीप्लिकेशन कोशिएंट से करते हैं तो वो आता है डिवाइडेंट ही। तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई होगा, हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब, आपको सीरीज में लिखना है, सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद ये दिखाना है एंड आपको थर्ड स्टेप यहाँ पर ये लिखना है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, यही पॉलिनोमियल उतार लेना है, माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो ये हो गया हमारा फैक्टर। अब ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो ब्रैकेट है ये आ गया हमारा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अगर ये पॉलिनोमियल फिर से आगे फैक्टराइज हो रहा है तो आप कर दीजिए, अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये वाला फैक्टराइजेशन मैंने आपको पहले बता रखा है, क्वाड्रेटिक वाला कैसे करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक वाला ये चीज हो रहा है तो हो रहा है, वरना छोड़ दीजिए, आपका ये आंसर सही होगा और आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा क्यूब वाला। क्यूब वाला कैसे करेंगे, ये हो गया। अब हमको पढ़ना है आइडेंटिटी पर बेस्ड फैक्टराइजेशन। अब हमको इसमें आइडेंटिटीज पढ़नी है जिन पर बेस्ड फैक्टराइजेशन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसको आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है, क्लास 8 में आपने पढ़ रखा है। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर कहीं भी आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर मिलता है तो आप उसकी जगह ये रख सकते हैं, एंड अगर आपको ये मिलता है तो आप इसकी जगह ये रख सकती हैं। आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अगर पहला वाला मिला तो आप उसकी जगह दूसरा वाला रख सकते हैं, अगर दूसरा वाला मिला तो आप उसकी जगह पहला वाला रख सकते हैं। हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमको क्या फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, फैक्टर की फॉर्म में लिखना है तो ये वाला हमको मिलेगा और इसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये आइडेंटिटी याद रहना चाहिए, और एनसीईआरटी की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यही सब आइडेंटिटीज यूज होंगी आगे। पहला हमारा ये हो गया। दूसरा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये भी हो गया हमारा सेकंड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मीनिंग होगा एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में। अगर आपको कहीं ये दिखते हैं तो आप इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, एंड कहीं भी ये दिखते हैं तो आपको इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। एंड हमारा है नेक्स्ट एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो यहाँ ऐसे कहीं मिले या फिर कहीं ऐसे मिले तो आप इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, आसानी से आप पुट कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये हो गया। एंड हमारा लास्ट बचा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड एंड दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज थी जिसको मैंने एक्सपैंड करके बता दिया, और आपको ये भी बता दिया कि आप इसका यूज कैसे करेंगे। मैंने बताया कि आपको यहाँ फैक्टराइजेशन करना है तो ये एक्सपैंड वाला फॉर्म आपको देगा। यहाँ पर x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या फिर कोई और वैल्यू हो सकता है। आपको उससे घबराना नहीं है, बस देखना है कि कौन से फॉर्म का है एंड उसी फॉर्म को लेकर के उसकी आइडेंटिटी पुट कर देनी है। अब इस पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को हमें फैक्टराइज करना है। तो अब देखेंगे पहले एक्स स्क्वायर तो होता है एक्स का ही स्क्वायर, ऐसे इसको ब्रैकेट में लगा देंगे, एंड वाई स्क्वायर वाई हो गया अपॉन 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। हम लोगों ने पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई। आपको सेम चीजें यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर की जगह क्या दिया है, वाई अपॉन 10, तो आपको पुट कर देना है एक्स प्लस वाई अपॉन 10 एंड एक्स माइनस वाई अपॉन 10। इसी प्रकार से आपको इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए सारी की सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एंड अगर आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसी एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। एंड आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेड मिस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।